तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आर फर्स्ट सेमेस्टर हेल्थ असेसमेंट का यूनिट नंबर 9 असेसमेंट ऑफ द मेंटल स्टेटस एंड नर्वस सिस्टम, इसका आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास जो अगला टर्म आता है वो है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड मेंटेशन। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड मेंटेशन मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था। अच्छा जी, आपको नहीं, वो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को बताया था मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। आपको ये बताता चलूँ कि जहाँ पर भी कॉग्निशन या कॉग्निटिव का वर्ड आ जाए तो आप लोगों ने ऑटोमेटिकली ये समझ जाना है कि यहाँ पर अब हमारे ब्रेन की बात हो रही है, हमारे ब्रेन के फंक्शंस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आपके ब्रेन की कौन कौन से मेजर फंक्शन हैं? थिंकिंग एबिलिटी, सोचने सलाहियत, सोचने समझने की सलाहियत, चीज़ों को मेमोराइज करने की सलाहियत, बातचीत करने की सलाहियत, चीज़ों पर डिस्कशन करने की सलाहियत, चीज़ों को मेमोराइज करने की सलाहियत, इसी तरह से चीज़ों को एनालाइज करने की सलाहियत, चीज़ों को लर्न करने की सलाहियत, लर्निंग करने की सलाहियत, ये सारी चीज़ें आपके कॉग्निटिव में आ जाती है। सो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और मेंटेशन मतलब माइंड से निकला हुआ है। सो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अटेंशन टेस्ट करते हैं कि एक बंदा जो है वो कितना जो है कंसंट्रेटिव है, कितना जो है वो एक्टिव है, माइंडली मेंटली तौर पर वो कितना एक्टिव है। सो सीरीज ऑफ नंबर, जैसे कि सीरियल 7s एंड 3s, आस्क द पेशेंट टू रिपीट द सीरीज और काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 100 बाय थ्रीज। ठीक है। अच्छा जी, इसमें अटेंशन टेस्ट में हम क्या करते हैं? अटेंशन टेस्ट में मिसाल के तौर पर हम सबसे पहले अगर छोटे बच्चे हैं उनको कहते हैं, मिसाल के तौर पर उनको कहते हैं कि आपके पास क्या है, आपके पास टोटल 10 नंबर है, 10 से 1 तक जो है बैकवर्ड गिनती शुरू करें, जैसे कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो जितना जल्दी जल्दी ये करेगा तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो क्या है, अच्छी है। इसी तरह से अगर एडल्ट है, बड़े लोग हैं, ठीक है, तो उनसे आप कहेंगे कि 100 की गिनती है, ठीक है, 100 तक आप गिनती करें और फिर 100 से दोबारा से बैकवर्ड जो है 7 को माइनस करते नीचे आते जाए, ठीक है, या 3 को माइनस करते नीचे आ जाए, जैसे कि 100 हो गया, ठीक है, 100 से आप क्या करें, 100 से आप 3 को माइनस करें तो क्या आएगा, 97 आएगा, 97 से आप 3 को माइनस करें 94 आएगा, 94 से आप 3 को माइनस करें 91 आएगा, 91 से आप 3 को माइनस करें क्या आएगा, 48 आएगा, 48 से आप 3 को माइनस करें क्या आएगा, सॉरी 91 से आप 3 को माइनस करें तो क्या आएगा, 88 आएगा, 88 से आप 3 को माइनस करें तो क्या आएगा, 86 आएगा, 86 आएगा कि 85 आएगा, 85 से आप 3 को माइनस करें तो 82 आएगा। तो इसके ज़रिए जो है डॉक्टर या जो फिजिशियन है उनको पता चल जाएगा कि इस बंदे की जो कंसंट्रेशन पावर है वो कितनी है। तो इस बात की समझ आ गई अटेंशन टेस्ट की? ओके, वेरी गुड। देखिए, इसके ज़रिए मैंने भी आपको अपनी अटेंशन टेस्ट जो है वो बता दी है, थोड़ी बहुत जो है मेरी कंसंट्रेशन टेस्ट है, इतनी अच्छी नहीं है लेकिन थोड़ी सी गुजारा कर रही है। मैथ्स में मैं वैसे भी कमज़ोर हूँ लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। नॉर्मल फाइंडिंग में क्या होता है? फेल हो गए। जी, आप फेल हो गए। हाँ, मैं फेल हो गया हूँ बिल्कुल, 91 से डायरेक्ट 48 पर आ गया, तो इससे पता चलता है कि मेरी कंसंट्रेशन जो है इतनी अच्छी नहीं है। 88 की जगह मैंने 48 बता दिया। जी जी। तो नॉर्मल फाइंडिंग में आपको ज़ाहिरी बात है यही मिलेगा कि पेशेंट जो है वो बिल्कुल करेक्टली आपने उनको जो कहा होता है उसको दोबारा से बैकवर्ड रिपीट कर लेता है, पीछे की तरफ से उसको रिपीट कर लेता है, जैसे कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, इस तरह से कर लेता है। अच्छा जी, इसके बाद आप उनकी मेमोराइजिंग टेस्ट को मालूम करते हैं कि इस बंदे को चीज़ें अच्छी तरीके से याद रहती है या नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, मेमोरी को टेस्ट करने के लिए हम उनसे क्या काम करते हैं, फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी गिव अ लिस्ट ऑफ 3 आइटम्स दैट अ पेशेंट इज टू रिमेंबर एंड रिपीट इन 5 मिनट्स ड्यूरिंग द 5 मिनट कैरी ऑन द कन्वर्सेशन, ठीक है। अच्छा जी,
जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को चेक करने के लिए हम पेशेंट से जो काम कराते हैं तो वो यही कराते हैं। मिसाल के तौर पर 3 चीज़ों के बारे में हम उनको एक लिस्ट देते हैं, उसमें उन 3 चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और फिर उनसे वो लिस्ट हम लेते हैं और उनसे 5 मिनट के लिए हम बातें करते हैं। 5 मिनट बातें करने के बाद फिर हम उनसे कहते हैं कि जो आपने उन लिस्ट में देखा था या पढ़ा था तो वो हमें बताए कि आपको वो चीज़ें याद है या नहीं। तो अगर वो आपको बताता है तो मतलब ये है कि इनकी मेमोरी शॉर्ट टर्म भी ठीक है। और लॉन्ग टर्म में हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी इज़ द मेमोरी दैट इज़ रिफाइंड फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। मतलब ये है आपके पास एक पेशेंट अभी आता है, उनको आप कुछ बता देते हैं, कुछ वर्ड्स उनको आप बता देते हैं और आप उनको कहते हैं कि दोबारा इसी टाइम कल आपने आना है। तो वो जब दोबारा कल आते हैं तो मतलब 24 आवर्स उसमें गुजर चुके होते हैं। तो 24 घंटे के बाद आप उनसे वो चीज़ उस चीज़ के बारे में पूछते हैं, तो अगर वो आपको सही जवाब देता है उन चीज़ के हवाले से, उन चीज़ों के नाम के हवाले से, तो मतलब ये है कि इनकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो भी क्या है, बिल्कुल ठीक ठाक है। सो आस्क फॉर द नेम ऑफ स्पाउस, बर्थडे ऑफ स्पाउस, नेम ऑफ द प्रेसिडेंट वगैरह, ठीक है। तो ये हम उनसे पूछते हैं उनकी स्पाउस के हवाले से, स्पाउस के बर्थडे के हवाले से, या प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का तो मुझे भी पता नहीं है कि पाकिस्तान का कौन प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आप उनसे पूछते हैं। नॉर्मल फाइंडिंग क्या है, नॉर्मली फाइंडिंग में आपको यही मिलेगा कि पेशेंट शुड बी एबल टू करेक्टली रिस्पॉन्ड क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई ऑल द ऑब्जेक्ट। आप पेशेंट से जो कुछ भी पूछते हैं तो वो आपको बिल्कुल ठीक ठीक जवाबात उसके दे देता है। तो ये क्या है, ये उसकी नॉर्मल फाइंडिंग है। इससे आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट की जो मेमोराइजिंग एबिलिटी है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, नॉर्मल है। क्लियर है? जी सर। वेरी गुड। अच्छा जी, कैलकुलेशन टेस्ट, फिर इसके बाद कैलकुलेशन टेस्ट आता है जिसमें पेशेंट की हम जो मैथमेटिक्स है इसको हम चेक करते हैं। सो काउंट अप इन थ्री एस स्टार्टिंग 100 टू 150, ठीक है। 3 एस में हम उनसे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि 100 से 150 तक जो है आप क्या करें, गिनती करें, काउंटिंग करें, जैसे कि 135, ठीक है, 1 3 5 7 9, फिर क्या आता है, 12, 15, 18, 21, 15, इसी तरह से 3 21, 3 करके 34। आप आगे जाए, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन टेस्ट हो गई। इसमें नॉर्मल फाइंडिंग आपको क्या मिलेगा, नॉर्मली आपको पेशेंट करने के काबिल रहेगा, मतलब पेशेंट में ये एबिलिटी होगी कि वो इस तरह से काउंट काउंट करते 100 से 150 तक पहुंच जाता है। जबकि एब नॉर्मल फाउंडिंग में, सॉरी, एब नॉर्मल फाइंडिंग में डिसकैलकुलिया आ जाता है। डिसकैलकुलिया से क्या मुराद है, मतलब इनएबिलिटी टू परफॉर्म कैलकुलेशन, वो हिसाब किताब जो है नहीं कर पाता। डिसकैलकुलिया, डिस मीन डिफ़िकल्टी एंड कैलकुलिया मीन कैलकुलेशन। सो कैलकुलेशन में उनको क्या होती है, दुश्वारी होती है, ठीक है। ये टर्म्स आप अपने साथ नोट करें, याद रखें, आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा और आगे एग्ज़ाम में भी आपको इससे फ़ायदा मिल सकता है। सेंसरी असेसमेंट की तरफ अब आ जाते हैं। सेंसरी सेंस किसे कहते हैं, सेंस से मुराद आपके जो 5 सेंसेस है, देखना, सुनना, स्मेल करना, ठीक है, टेस्ट करना, टच करना, ये 5 सेंसेस है, इसको कहते हैं सेंसरी, ठीक है। सो सेंसरी असेसमेंट को हम क्या करते हैं, सेंसरी असेसमेंट जो है 3 सेक्शन में हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 3 हिस्सों में हम इसकी डिवीजन करते हैं और फिर इसको हम एसेस करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ आता है एक्सट्रियो, अच्छा जी, एक्स्ट्रा एक्सटीरियोसेप्टिव सेंसेशन। एक्सटीरियोसेप्टिव सेंसेशन से मुराद ये है कि सुपरफिशियली मतलब सरसरी जो है उनकी हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। जैसे कि लाइट टच करके जो क्या कहते हैं, जो कॉटन होता है ना, कॉटन स्वेब, उसको हम लेकर उसके स्किन पर हम क्या करते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है लाइट लाइट जो है टच करते हैं और देखते हैं कि हमारे पेशेंट को ये फील होता है या नहीं। इसी तरह से सुपरफिशियली उनको हम थोड़ा सा पेन देते हैं, आहिस्ता से मतलब उसके उसको क्या करते हैं, सुई से टच करते हैं और देखते हैं कि इसको पेन होता है या नहीं। और इसी तरह से
टेम्परेचर भी हम क्या करते हैं, या तो बहुत ठंडी चीज़ उसके साथ थोड़ा सा टच करते हैं या बहुत गर्म चीज़ उसके साथ थोड़ा सा उसके स्किन के करीब करते हैं और देखते हैं कि इनको गर्माइश या ठंडक फील होती है या नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, एक्सटीरियोसेप्टिव सेंसेशन, मतलब सुपरफिशियल सरसरी सेंसेशन असेसमेंट करते हैं। फिर आता है प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन। प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन से मुराद ये है कि इसमें हम डीपली क्या करते हैं, पेशेंट की जो सेंसरी फंक्शन है उसको चेक करते हैं, जैसे कि मोशंस, पोजीशन, वाइब्रेशन, इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। कॉर्टिकल सेंसेशन में हम क्या करते हैं, सेरेब्रल फंक्शंस को हम देखते हैं, सेरेब्रल, जिसमें स्टीरियोग्नोसिस आ जाती है, ग्रेफिस्थीजिया आ जाता है, डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, एक्सटेंशन आ जाती है। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि स्टीरियोग्नोसिस क्या है, ग्रेफिस्थीजिया क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। ग्रेफिस्थीजिया से मुराद ये है कि उसके हाथ पर आप क्या करते हैं, उसकी आंखें बंद करके उसके हाथ पर आप मुख्तलिफ डिजिट्स लिखते हैं या मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट लिखते हैं या कोई नाम लिखते हैं और उससे आप पूछते हैं कि ये मैंने क्या लिख दिया, तो इसको कहते हैं ग्रेफिस्थीसिया, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन से मुराद ये है कि उसकी एक बॉडी पार्ट या फिंगर को आप पकड़ लेते हैं और फिंगर पर जो है आप दो चीज़ों को क्या करते हैं, मुख्तलिफ एरियाज में टच करते हैं और आप उनको कहते हैं कि कहाँ पर आपको फील हुआ, तो वो आपको बताएगा कि दो जगहों पर आपको फील हुआ। तो मतलब ये है कि वो सेंस के ज़रिए चीज़ों में क्या कर सकता है, फ़र्क कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। और एक्सटेंशन भी आगे आपको मैं बता दूंगा। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सटीरियोसेप्टिव सेंसेशन में हम क्या करते हैं, सरसरी हम उनकी जो सेंसरी फंक्शन है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाई दे भी रहा होगा कि जो नर्स है या जो फिजिशियन है उसने क्या किया है, उसने कॉटन बॉल लिया है और कॉटन बॉल के ज़रिए उसके एब्डोमेन के जो स्किन है उस पर क्या कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसको टच कर रहा है। तो इसको करने का मकसद यही होता है कि पेशेंट की जो सेंसेशन है उसको चेक किया जाए कि लाइटली पेशेंट को टच करने से पेशेंट को फील होता है या नहीं। सो assess the patient ability to detect on their legs, arm and abdomen, ठीक है। तो ये तरीका हम उनके हाथों पर भी करते हैं, लेग्स पर भी करते हैं और एब्डोमेन पर भी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लाइट पल्पेशन या लाइट टच से इनको वो फील होती है या नहीं। सो लाइट टच में हम क्या करते हैं, कॉटन स्वेप को हम क्या करते हैं, कॉटन को हम क्या करते हैं, वाइज करते हैं। सुपरफिशियल पेन हम उनको देते हैं, शार्प या डल नीडल, मतलब क्या किसी किस्म की नीडल आप शार्प चीज़ ले लें और उससे थोड़ा सा उसको टच करें और देखिए कि इनको फील होती है या नहीं। और टेम्परेचर में हॉट और कूलनेस को हम क्या करते हैं, उनके बॉडी के साथ टच करने की कोशिश करते हैं, टच नहीं करते लेकिन स्किन के करीब करते हैं और देखते हैं कि इनको इस चीज़ की गर्माइश फील होती है या ठंडक फील होती है या नहीं। क्लियर है? जी सर। वेरी गुड। अच्छा जी, एब्डोमिनल सॉरी एबनॉर्मल फाइंडिंग में क्या आता है, एबनॉर्मल फाइंडिंग में आपके पास मुख्तलिफ कंडीशन आती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंशाल्लाह अगर इसको आप लोग याद कर ले तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है एग्ज़ामिनेशन के हवाले, एग्ज़ामिनेशन के अलावा बाकी जगहों पर भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एनेस्थीसिया किसे कहते हैं, आप सबको पता है, एब्सेंस ऑफ टच सेंसेशन, जिसमें आप चीज़ों को फिर महसूस नहीं कर पाते, टच को जो है उसको फिर फील नहीं कर पाते, इसको कहते हैं एनेस्थीसिया, ठीक है। एब्सेंस ऑफ टच सेंसेशन इज कॉल्ड एनेस्थीसिया। हाइपेस्थीसिया किसे कहते हैं, हाइपेस्थीसिया से मुराद ये है कि डिमिनिश्ड सेंस ऑफ टच, जिसमें चीज़ों को जो टच है उसको फील करने की जो सलाहियत है वो मुकम्मल तौर पर डिमिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो इसको कहते हैं हाइपस्थीसिया, ठीक है, जिसमें टच को महसूस करने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। पेरिस्थीसिया किसे कहते हैं, मार्क सेंसिटिविटी टू टच। पेरिस्थीसिया से मुराद ये है कि मार्क सेंसिटिविटी टू टच, मतलब ये है कि आपकी बॉडी पर आप क्या करते हैं, किसी चीज़ आपके स्किन पर जो है दो चीज़ों को क्या किया जाता है, टच किया जाता है, या किसी
जगह को जो है टच किया जाता है, लेकिन आप उसको दूसरी जगह पर फील करते हैं। जिस जगह को टच किया जा रहा होता है तो आप उस जगह के बजाय दूसरे जगह के बारे में बताते हैं कि इस जगह को टच किया गया है। तो इसको क्या कहते हैं? मार्क सेंसिटिविटी टू टच। जिस चीज़ को टच किया गया होता है तो वहाँ पर फील नहीं होता, लेकिन उसके इर्द गिर्द का जो इलाका है वो आपको फील होता है। तो इसको पैरेस्थीसिया कहते हैं। डिस्थीसिया से क्या मुराद है? सर ये नॉर्मल में आता है? जी, सर ये एक जगह से दूसरी जगह में फील करना, मतलब ये नॉर्मल में आता है? नहीं, ये एबनॉर्मल में आता है। ऊपर देखिए एबनॉर्मल फाइंडिंग ऐसी होती है। ये अब हम सारे एबनॉर्मल कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं। ये एबनॉर्मल होंगी। अच्छा सही है। हाँ जी। ठीक है इसी सर। तरह से डिस्थीसिया, डिस मतलब डिफ़िकल्टी और तीसिया मतलब सेंसेशन। तो सेंसेशन या चीज़ों को महसूस करने में जब आपको दुश्वारी होती है, इसको कहते हैं डिस्थीसिया। तो एबनॉर्मल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस, वही बात है कि आपको जो स्टिमुलस है वो एबनॉर्मली आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको जो है बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आपको ज़ख़म लगा हुआ होता है, ठीक है। आपको जो है एब्रेशन हुई होती है, लेकिन सॉरी लेसरेशन हुई होती है, कट लगा हुआ होता है, लेकिन आपको वो सिर्फ जलन सी महसूस हो रही होती है और आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा होता कि मेरा स्किन जो है वो कट हो चुका है, वहाँ पर कट लग चुका है। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डिस्थीसिया कहते हैं। और नॉर्मली ऐसे कंडीशन तब होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हुए होते हैं या बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, गरमाइश में होते हैं। तो गरमाइश में फिर आपको इस तरह की चीज़ें फ़ील नहीं होती, लेकिन जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तो आपको फिर वो बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। तो इसको क्या कहते हैं? डिस्थीसिया कहते हैं। इसकी इस डेफिनेशन को आप लोग याद कर लीजिए, आसान है। मतलब एबनॉर्मल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस। एक जगह जो है कट वहाँ पर लगी हुई होगी, लेकिन आपको ऐसे महसूस होगा जैसे कि वो जगह जो है जल रही है, ठीक है। आपको जलन सी महसूस होगी, लेकिन कट होने का जो दर्द है वो आपको फील नहीं हो रहा होगा। तो इस वजह से आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे कि जलन सी हो रही है तो क्या बात है, ठीक हो जाएगी, ठीक है। असल में वो कट लगा हुआ होता है। तो इस तरह की जो एबनॉर्मल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस है, इसको हम डिस्थीसिया कहते हैं। एनाल्जेसिया किसे कहते हैं? जिसमें आप पेन को महसूस नहीं कर पाते, फिर आप पेन को क्या होते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं। आपका हाथ जो है किसी नीडल के ऊपर आ जाए, ठीक है, या किसी शार्प चीज़ के ऊपर आ भी जाए तो तब भी आपको फील नहीं होता, बिल्कुल आप बेखबर रहते हैं। तो इसको कहते हैं एनाल्जेसिया, ठीक है। हाइपलजेसिया किसे मुराद है? हाइपलजेसिया से मुराद ये है कि आप में दर्द को महसूस करने की जो सलाहियत है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। तो इसको कहते हैं हाइपरजेसिया। जबकि हाइपर एल्जेसिया किसे कहते हैं? हाइपरजेसिया, हाइपरजेसिया से मुराद ये है कि इंक्रीज सेंसिटिविटी टू पेन। मिसाल के तौर पर आपको जो है एक मच्छर जो है वो काट लेता है, ठीक है। और उस मच्छर का काटना आपको ऐसा फील होता है जैसे कि किसी ने आपको शूट किया, किसी ने आपको गोली से मार दिया। छोटी सी छोटी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा उसको फील करने लगते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हाइपरजेसिया कहते हैं, ठीक है। हाइपरजेसिया क्लियर है? जी सर। ठीक है सर। सर जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका होता है ना, सेंसिटिव हो जाते हैं। बिल्कुल यही बात है। सर जनरल एनेस्थीसिया और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की सब कैटेगरीज हैं। प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन क्या है? इसमें सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं मोशन एंड पोजीशन की, ठीक है। मोशन एंड पोजीशन में हम क्या करते हैं? Move patient fingers, toes up and down. Normal finding patient should be able to correctly identify the changes in position of the body. Motion and position में हम क्या करते हैं? Proprioceptive sensation, ये हमारे साथ एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम पेशेंट के बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं, मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ डायरेक्शन में उसको हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। और इसी तरह से पेशेंट को हम क्या करते हैं, बताते हैं कि हमें बताए कि आपके साथ हमने क्या किया, ठीक है। मतलब उनके फिंगर्स को जो है हम मूव करते रहते हैं, उनके जो टोज है उसको ऊपर नीचे करते रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से पेशेंट से हम पूछते हैं कि आपके पाँव के
साथ हमने क्या किया, मतलब उनके हाथ को उठाते हैं ऊपर की तरफ और उनको कहते हैं कि हमने क्या किया, वो आपको कहेगा कि आपने मेरे हाथ को ऊपर किया हुआ है। फिर उनकी आप क्या करते हो, उनको आप पाँव की फिंगर से पकड़ते हैं और ऊपर करते हैं उनके टांग को आप। फिर आप उनसे पूछते हैं कि अब हमने क्या किया, तो वो आपको कहेंगे कि आपने मेरी पाँव की उँगली को पकड़कर मेरी पाँव को ऊपर किया हुआ है। तो इस तरह से अगर वो आपको करेक्टिवली जो है आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट जो है मुख्तलिफ डायरेक्शन में उनकी बॉडी को हम जो मूव कर रहे हैं, उनकी बॉडी पोजीशंस को हम चेंज कर रहे हैं, तो उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से क्या है, एक्टिव है, रिस्पॉन्स दे रहा है, उसके बारे में जो है पेशेंट को पता है, पेशेंट जो है वो क्या है, कॉन्शियस है इसके बारे में। ठीक है। इसी तरह से वाइब्रेशन में हम क्या करते हैं, वाइब्रेशन में हम क्या करते हैं, यूज ट्यूनिंग फॉर्क ऑन बोनी prominences patient to report buzzing feeling at onset। अच्छा जी, वाइब्रेशन में हम ऐसे करते हैं जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि जो ट्यूनिंग फोर्क है उसको हम वाइब्रेट करते हुए पेशेंट के बोन्स पर रखते हैं। ठीक है। बोन्स पर रखने के बाद हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको कुछ फील हो रहा है या नहीं। तो जाहिर बात है ट्यूनिंग फोर्क ये तो वाइब्रेशन करती है ना, तो जब आप उसको बोन पर रखेंगे तो वाइब्रेशन जो है बोन में भी क्या होगी, ट्रांसफर होंगी, और बोन में भी जो है नॉर्मली पेशेंट को क्या होगी, वो फील होंगी, उनके बोन जो है वो वाइब्रेट करते होंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो सेंसेशन है उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन से मुराद ये है कि इसमें हम पेशेंट की डीप सेंसेशन को हम क्या करते हैं, एसेस करते हैं कि डीपली ये चीज़ों को फील करते हैं या नहीं अंडर द स्किन। अच्छा जी, इसके बाद फिर हमारे साथ जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कॉर्टिकल सेंसेशन। कॉर्टिकल सेंसेशन में हम क्या करते हैं, कॉर्टिकल सेंसेशन ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसीजर होता है कि इसमें या तो हम अपने पेशेंट की आंखों को बंद करके उसके हथेली में कुछ रखते हैं। ठीक है। और उनको कहते हैं कि आपके हथेली में हमने क्या रखा हुआ है। ठीक है। उनके आंखें बंद करके उनको हम कहते हैं कि आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि ये क्या चीज़ है। ठीक है। जैसे कि हम जब अपने बच्चों के साथ खेलते हैं या एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो अक्सर बचपन में आप लोगों ने ये गेम्स खेले होंगे कि हम एक दूसरे की आंखें बंद करके उनकी हथेली पर जो है कांटे से या किसी चीज़ से जो है कुछ लिखाई करते थे और फिर कहते थे कि ये मैंने क्या लिख दिया, या ये मैंने कौन सा अल्फ़ाबेट लिख दिया, ये मैंने क्या लफ्ज़ लिख दिया। तो वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते थे। तो इस तरह की जो प्रोसेस है इसको हम कॉर्टिकल सेंसेशन कहते हैं, जिसमें हम सेरेब्रल फंक्शंस जो मेंटल एबिलिटीज़ है उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। सो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आपके पास प्रोसेस आता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टीरोग्नोसिस कहते हैं। स्टीरोग्नोसिस में क्या होता है, स्टीरोग्नोसिस में आप पेशेंट की हथेली पर कुछ रखते हैं। ठीक है। चाहे वो चाबी के फॉर्म में हो, डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा, चाहे वो कोई और चीज़ हो, आपने अपने पेशेंट की आंखें जो है उसको आपने बंद किए होंगे, पट्टी उनकी आंखों पर लगाई हुई होंगी और आप उनको कहेंगे कि आपके हथेली में मैंने जो चीज़ रखी है इसको आइडेंटिफाई करें, ये क्या चीज़ है। ठीक है। सो जो नॉर्मल लोग होंगे, ठीक है, तो वो उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे, जैसे कि चाबी एक कॉमन चीज़ है, ये तो हर एक बंदे को जो है पता है। ठीक है। इसी तरह से कोई और चीज़ रख दे जो कि कॉमनली हम यूज़ करते हैं, तो वो आपको लाजमी तौर पर उसको आइडेंटिफाई करके बताएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को स्टीरोग्नोसिस कहते हैं। अगर पेशेंट जो है वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में नाकाम हो जाए तो उसको फिर हम एस्टीरोग्नोसिस कहेंगे, ए मीन नो। सो उस वो जो है फिर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते एबनॉर्मल फाइंडिंग में। ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा हमारे साथ प्रोसेस है इसको हम ग्राफिस्थीजिया कहते हैं। ग्राफिस्थीजिया क्या है, ग्राफिस्थीजिया ये हमारे साथ एक ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें हम अपने पेशेंट की आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और उनके हथेली पर हम मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट
या डिजिट्स या कोई भी जो है शेप बनाने की कोशिश करते हैं, और साथ में पेशेंट को कहते हैं कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, कौन सा अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ या कौन सा लफ्ज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर वो उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लेता है तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो ग्राफिस्थीजिया एबिलिटी है वो क्या है, नॉर्मल है। अगर वो नहीं करता तो इसको हम फिर ग्राफिनिस्थीजिया कहेंगे, ठीक है। एबनॉर्मल कंडीशन में हमारे साथ ग्राफिनिस्थीजिया होंगी, ठीक है। मतलब वो उस अल्फ़ाबेट जो इसको हम लिख रहे होते हैं या उस लफ्ज़ को आइडेंटिफाई करने में क्या हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। फिर इसी तरह से हमारे साथ तीसरा जो प्रोसेस है इसको हम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन से मुराद ये है कि यहाँ अगर नीचे आप इस डायग्राम को देखें तो नीचे यहाँ पर जो है एक पेशेंट है, ठीक है। उस पेशेंट की एक फिंगर को जो है मिसवाक फिंगर को हमने पकड़ा हुआ है, ठीक है। और उसी मिसवाक फिंगर पर हम क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पर एक ही जगह पर जो है क्या करते हैं, दो चीज़ों के ज़रिए उसको हम क्या करते हैं, उसको हम थोड़ा सा प्रेस करते हैं या किसी चीज़ के ज़रिए उसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, पिंच करते हैं और पेशेंट को बताते हैं कि आपको एक चीज़ फ़ील हुई या दो चीज़ें फ़ील हुई, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पर दो नीडल आपने ले लिए, ठीक है। दोनों नीडल को आप एक ही टाइम पर उस पेशेंट के फिंगर पर क्या करते हैं, टच करते हैं और उससे पूछते हैं, ठीक है। उसके आंखें आप लोगों ने बंद की होती है, उससे आप पूछते हैं कि ये मैंने क्या किया, एक चीज़ के ज़रिए मैंने आपको टच किया या दो नीडल के ज़रिए टच किया। तो अगर उनकी जो सेंसेशन है वो ठीक है, नॉर्मल है, तो वो आपको बताएगा कि ये आपने दो नीडल के ज़रिए मुझे क्या किया है, पिंच किया है। अगर नहीं है तो वो फिर दो चीज़ों में फ़र्क नहीं करके आपको बता सकेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। सो यूजिंग 2 पॉइंट सिमल्टेनियसली टच पेशेंट फिंगर स्टार्टिंग फॉर अ पॉइंट मूविंग क्लोजर टुगेदर, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ही टाइम पर फिंगर पर जो है आप दो नीडल्स के ज़रिए आप पेशेंट के फिंगर को टच करते हैं जो कि एक दूसरे से थोड़े से फासले पर होते हैं और उनसे आप पूछते हैं कि आपको एक जगह पर फील हुई या दो जगहों पर आपको ये चीज़ फील हुई, ठीक है। तो अगर वो नॉर्मल है, ठीक है, एक्टिव है, तो आपको कहेंगे कि नहीं ये आपने दो नीडल के ज़रिए मुझे एक ही टाइम पर दो जगहों पर टच किया है, ठीक है। अगर नहीं तो वो आपको कहेंगे कि नहीं ये आपने मुझे एक नीडल के ज़रिए टच किया। तो उम्मीद करता हूँ इन प्रोसेसेस की समझ आपको आ गई होगी। स्टीरियोग्नोसिस क्या है ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ग्राफिस्थीजिया क्या है, ग्राफिस्थीजिया मतलब ग्राफिंग करना, डायग्राम वगैरह बनाना या कोई डिजिट वगैरह लिखना। ये सारे प्रोसेस आप क्या करते हैं, पेशेंट की आंखों पर पट्टी बांध कर ये सारे प्रोसेसेस आप करते हैं, ठीक है। इसमें आप पेशेंट की जो मेमोराइजिंग एबिलिटीज़ है उसको आप चेक करते हैं कि पेशेंट की मेमोरी कैसी है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्रेनियल नर्व्स की तरफ। क्रेनियल नर्व्स अगर पेयर की फॉर्म में हम बात करें तो टोटल क्रेनियल नर्व हमारे साथ कितने हैं, 12 है। अगर सिंगली हम बात करें तो टोटल क्रेनियल नर्व हमारे पास कितने होंगे, 24 होंगे, ठीक है। सो मोटर, सेंसरी और बोथ। सो यहाँ पर हम बात करेंगे मुख्तलिफ क्रेनियल नर्व की। कुछ हमारे साथ मोटर होते हैं, मोटर क्रेनियल नर्व होते हैं, कुछ हमारे साथ सेंसरी नर्व होते हैं और कुछ हमारे साथ बोथ नर्व होते हैं। मोटर नर्व ये वो नर्व होते हैं जो कि ब्रेन से सिग्नल्स को हमारे बॉडी के मसल्स तक, ठीक है, जॉइंट्स तक, बॉडी के मसल्स तक क्या करती है, उसको ट्रांसफ़र करती है, जिसके बेस पर बॉडी मूवमेंट करती है। सेंसरी नर्व ये वो नर्व होते हैं जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सेंसेशन को क्या करती है, सेंसरी मैसेजेस को लेकर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लाती है, तो इसको हम सेंसरी नर्व कहते हैं, ठीक है। जबकि मोटर और सेंसरी जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो उसको फिर हम दो बोथ कहते हैं, ठीक है, बोथ। अच्छा जी, अब सबसे पहले यहाँ पर आते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व की तरफ। ऑल्फैक्टरी नर्व ये क्रेनियल नर्व नंबर 1 जो है ये हमारे साथ कौन सा नर्व है, ऑल्फैक्टरी नर्व है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। एमसीक्यूज में ये आते आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द क्रेनियल नर्व आर
ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व का कौन सा नर्व जो है ऑल्फैक्टरी नर्व कहलाता है? तो क्रेनियल नर्व नंबर 1 जो है ये हमारे साथ क्या है? ऑल्फैक्टरी नर्व है, ठीक है। इसी तरह से ऑल्फैक्टरी से क्या मुराद है? ऑल्फैक्टरी से मुराद जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, सेंस ऑफ स्मेल, मतलब स्मेल करने की जो सलाहियत हमें देती है वो ऑल्फैक्टरी नर्व देती है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो नर्व है वो ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक से मुराद जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हैं, जो आई है, ठीक है। फिर आपके पास है ओक्यूलोमोटर नर्व। ओक्यूलोमोटर नर्व से मुराद ये है कि हमारे आई बॉल की जो मुख्तलिफ मूवमेंट होती है, इधर ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, इसको ओक्यूलोमोटर नर्व कहते हैं। तो ओक्यूलोमोटर नर्व ये क्रेनियल नर्व नंबर 3 है। क्रेनियल नर्व नंबर 4 ये ट्रोकियल नर्व है। क्रेनियल नर्व नंबर 4 जो है ट्रोकियल है। नंबर 5 जो है ट्राइजेमिनल नर्व है। नंबर 6 जो है उसको हम क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसर नर्व कहते हैं, ठीक है। नंबर 7 जो है ये फेशियल नर्व है, जिसमें हमारे फेस के जो मुख्तलिफ क्या है मूवमेंट है, एक्सप्रेशन है, इसको कंट्रोल किया जाता है। जो क्रेनियल नर्व नंबर 8 है इसको कॉस्टिक नर्व कहते हैं। नंबर 9 को जो है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व कहते हैं। नंबर 10 को वेगस नर्व कहते हैं। नंबर 11 को जो है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व कहते हैं। और नंबर 12 को जो है हाइपोग्लोसियल नर्व कहते हैं। तो इन नर्व्स के फंक्शंस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस स्लाइड में आप लोगों के लिए ज़रूरी ये है कि आप लोगों को ये पता हो कि क्रेनियल नर्व नंबर 1 कौन सा है, ऑल्फैक्टरी है, नंबर 2 ऑप्टिक है, नंबर 3 ओक्यूलोमोटर है, नंबर 4 ट्रोकियल है। आपने इसको इस तरह से याद करना है, सही है। सर आपने मोटर और सेंसरी का डिफरेंस बताया, वो प्लीज दोबारा बताइएगा। देखिए, मोटर नर्व जो है ये वो नर्व होते हैं जो कि हमारे ब्रेन से मैसेजेस को हमारे बॉडी के मसल्स तक क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, जिसके बाद हमारे बॉडी मसल जो है वो क्या करती है, मूवमेंट करती है अकॉर्डिंग टू ब्रेन ऑर्डर। जबकि सेंसरी नर्व ये वो नर्व होते हैं जो कि हमारे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट से क्या करती है, इंफॉर्मेशन को लेकर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती है। जैसे कि आइज जो है ये सेंसरी, आइज में जो नर्व होते हैं सेंसरी नर्व होते हैं, ठीक है। आप किसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन आप तभी करते हैं जब आपकी आइज में जो सेंसरी नर्व है वो उस मैसेज या उस तस्वीर को आपके ब्रेन तक पहुंचाए। आपकी ब्रेन उसको प्रोसेस करते हुए उसको आइडेंटिफाई करके फिर आपको बताती है कि ये चीज़ क्या है जो आप देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो सेंसरी नर्व इसे कहते हैं। इसी तरह से आप मुख्तलिफ किस्म के स्मेल जो है उसको आप क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो जब अच्छे स्मेल होते हैं उसका भी आपको क्या होता है, पता चलता है। आपकी जो ऑल्फैक्टरी नर्व है ये क्या करती है, मुख्तलिफ किस्म के जो स्मेल आपके नोज़ में जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन तक पहुंचाती है, जिसके बाद आपकी ब्रेन क्या करती है, प्रोसेस करती है कि ये जो स्मेल आप फील कर रहे हैं ये गुड स्मेल है या बैड स्मेल है, ठीक है। तो इसको सेंसरी नर्व कहते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व की। ऑल्फैक्टरी नर्व जो है ये क्रेनियल नर्व नंबर 1 है हमारे साथ, ठीक है। आस्क द पेशेंट टू क्लोज द आई। Test each side by asking the patient to occlude each side. Ask the patient to inhale deeply. Present one odor at a time. Abnormal finding में क्या होगा, एनोजिया होगा। एनोजिया किसे कहते हैं, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एनोजिया से मुराद ये है कि ये वो कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट जो है मुख्तलिफ किस्म के जो स्मेल है, जो खुशबू है, उसको फील करने से कासिर हो जाते हैं, उसको वो फील नहीं कर पाते। जैसे जब आपका ज़ुकाम होता है तो ज़ुकाम में आपका नोज़ जो है वो बंद हो चुका होता है, जिसकी वजह से आप मुख्तलिफ किस्म के स्मेल को फील नहीं कर पाते। तो इसको क्या कहते हैं, एनोजिया कहते हैं। तो ओल्फैक्टरी नर्व को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसके फंक्शंस को जानने के लिए आप क्या करते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि आप अपनी आंखें बंद करें। उनकी आंखें बंद करने के बाद फिर आप उनकी एक जो नियर है, ठीक है, मतलब जो ईयर ओपनिंग है उस पर एक उंगली रख के उनकी एक नाक की जो वे है उसको बंद कर लेते हैं, और दूसरी नोज़ ओपनिंग के थ्रू उसको एक ख़ास तरह का स्मेल जो है उनको आप सूंघाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये स्मेल जो आप फील कर रही हैं, ठीक है,
ये मुझे बताए कि आपको ये फील हो रही है कि नहीं, ये जो आप फील कर रही है तो ये किस तरह की स्मेल है, आपको अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, ठीक है। तो इसी तरह से आप उनकी क्या करते हैं, दोनों नोज़ की जो फंक्शन है उसको आप चेक करते हैं, और अगर वो इसको फील करने से कासिर हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, एनोजिया कहेंगे, सही है। फिर इसके बाद आपके पास जो दूसरा क्रेनियल नर्व है उसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ऑप्टिक नर्व के ज़रिए हम क्या करते हैं, विजुअल एक्यूटी चेक करते हैं। विजुअल एक्यूटी से मुराद ये है कि आई साइट जो है पेशेंट की चेक करते हैं कि दोनों दूर की और करीब की सही है या नहीं। इसी तरह से विजुअल फील्ड चेक करते हैं। विजुअल फील्ड से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर आप बिल्कुल सामने की तरफ देख रहे हैं या अभी मोबाइल की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो मोबाइल की तरफ देखते हुए आपको जो है साइड के एरियाज भी थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं कुछ हद तक, ठीक है। मतलब मोबाइल के अलावा जो आपके इर्द गिर्द का जो इलाका है वो भी आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। तो जिस हद तक आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं विजुअल फील्ड। तो विजुअल फील्ड को भी हम चेक करते हैं, और इसके साथ साथ फंडोस्कोपिक एक टेस्ट होता है उसको भी हम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ वो टेक्निक है जिसके ज़रिए हम क्रेनियल नर्व नंबर 2 के फंक्शंस को असेस करते हैं कि हमारे जो आई फंक्शन है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। इसके बाद हमारे साथ जो अगला नर्व आता है क्रेनियल नर्व नंबर 3, जिसको हम क्या कहते हैं, ओक्यूलो मोटर नर्व कहते हैं। ओक्यूलो मोटर नर्व में हम क्या करते हैं, कार्डिनल फील्ड ऑफ गेज, प्यूपिल रिएक्शन, डायरेक्ट कंसेंचुअल एंड अकोमोडेशन, ठीक है। कार्डिनल फील्ड्स ऑफ गेज, इसका जो है मेरे माइंड में अब वो नहीं आ रहा है कि मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊं। सो कार्डिनल फील्ड ऑफ गेज जो है ये मैं पे आपको बता दूंगा, जबकि प्यूपिल रिएक्शन से मुराद ये है कि लाइट के थ्रू आप प्यूपिल रिस्पॉन्स को चेक करते हैं कि लाइट को रिएक्टिव है या नहीं, ठीक है। तो इसको प्यूपिल रिएक्शन कहते हैं। अब नॉर्मल फाइंडिंग में आपको क्या होगा, डोल आइज फिनोमिना। डुल आइज फिनोमिना क्या है ये भी मैं फिर आपको बता दूंगा, लेकिन एबनॉर्मल फाइंडिंग में ज़ाहिरी बात ये होगी कि अगर आप प्यूपल रिएक्शन करते हैं और एबनॉर्मल कंडीशन है तो प्यूपल जो है वो फिर लाइट को रिस्पॉन्स नहीं देगा। मतलब अगर आप प्यूपल पर लाइट मारते हैं तो वो लाइट को कंट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, बल्कि उसी तरह से डायलेट रहेगा। या अगर उसको आप डार्क में ले जाते हैं, ठीक है, डार्क इन्वायरमेंट में ले जाते हैं, डार्क साइड में ले जाते हैं, तो आई का जो प्यूपल है वो डायलाइट नहीं होगा बल्कि उसी तरह से कंट्रैक्ट रहेगा। तो ये एबनॉर्मल रिस्पॉन्सेज होते हैं पीपल की, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रहनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास क्रेनियल नर्व नंबर 4 है। क्रेनियल नर्व नंबर 4 हमारे साथ क्या है, ट्रोकियल नर्व है। ट्रोकियल नर्व में इसमें भी हम क्या करते हैं, कार्डिनल फील्ड ऑफ गेज, कार्डिनल फील्ड ऑफ गेज को जो है हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसके हवाले से मैं फिर आपको बता दूंगा, ये एक इंतहाई सिंपल टॉपिक है। सर मेरे ख्याल में ये आई की पोजीशन है, मतलब अप डाउन अपराइट, इसको मेरे ख्याल में कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ है, बिल्कुल। इसमें हम आई के ओक्यूलोमीटर में ओक्यूलोमोटर में भी, जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, मेरे माइंड से निकला हुआ था उसी टाइम। ये मैंने आपको उसी टाइम बताया था जब हम इसको इंट्रोड्यूस करा रहे थे कि इसमें हम क्या करते हैं, आई के जो मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूवमेंट होती है ना उसको हम चेक करते हैं। हम पेशेंट को कहते हैं कि ऊपर की तरफ आंखी करे, तो अगर वो ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ऊपर की तरफ जो है मसला है। फिर उनको कहते हैं कि दाएं ले जाए, बाएं ले जाए, नीचे ले जाए, इधर ले जाए, उधर ले जाए। तो ये हमारे साथ क्या है, मुख्तलिफ डायरेक्शन में हम उनकी जो मोटर फंक्शन है उसको चेक करते हैं। और सर अब नॉर्मल फाइंडिंग में ये डॉल गुड़िया वाली आंखें हैं वो स्टिल स्टक रहती हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। तो क्लियर हो गया अब के नहीं? हेल्थ असेसमेंट जो है इंतहाई सिंपल है, जस्ट आप लोगों ने थोड़ी सी सेकंड नर्व भी ऑप्टिक नर्व वो भी आई से रिलेटेड है, थर्ड वाली भी आई से रिलेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी,
अब आ जाते हैं क्रेनियल नंबर 5 की तरफ। क्रेनियल नर्व नंबर 5 हमारे साथ कौन सा है? क्रेनियल नर्व नंबर 5 जो है ये हमारे साथ ट्राइजिमिनल नर्व है, ठीक है। ट्राइजिमिनल नर्व से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो नर्व है जो कि एट अ टाइम 3 फंक्शंस परफॉर्म करती है, ठीक है। एक मोटर फंक्शन, एक सेंसरी फंक्शन, ठीक है, और इसके साथ एक और है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ट्राइजेमिनल नर्व में अगर हम मोटर फंक्शंस को चेक करते हैं तो मोटर फंक्शन में हम क्या करते हैं? पल्पेट टेम्पोरलिस मसल, टेम्पोरलिस मसल को जो है हम पल्पेट करेंगे, जो कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, जो आइज के बिल्कुल फोरहेड के बिल्कुल साइड होते हैं, इसको टेम्पोरल मसल्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से पल्पेट मेजिटर मसल, मेजिटर मसल जो आपके जा के बिल्कुल नीचे होते हैं या पीछे आप कह सकते हैं, इसको मेजिटर मसल्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से बाइट डाउन ऑन टंग ब्लेड, बाइट डाउन ऑन टंग ब्लेड, इसी तरह से बाइट डाउन ऑन टंग ब्लेड, जो टंग ब्लेड होता है, ठीक है, उस पर आप बाइट करते हैं, जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं? मेसेटर जो मसल्स है उसकी मूवमेंट को आप क्या करते हैं? चेक करते हैं। इसी तरह से जो सेंसरी नर्व है, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व में जो सेंसरी फंक्शन है, तो उसमें आप क्या करते हैं? पेशेंट को कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करें। उनकी आंखें बंद करने के बाद फिर आप क्या करते हैं? कॉटन के ज़रिए आप क्या करते हैं? टच 3 सेंसरी एरियाज, जो 3 सेंसरी एरियाज है ट्राइजेमिनल नर्व के, उसको आप टच करते हैं किस चीज़ के ज़रिए? कॉटन के ज़रिए, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे कि ऑप्थेल्मिक रीजन हो गया, मैक्सिलरी रीजन हो गया, जो कि लिप और टंग के दरमियान में ये वाला पोर्शन होता है, और इसी तरह से मैंडिब्यूलर जो नीचे वाला एरिया होता है, इसको आप क्या करते हैं? कॉटन के ज़रिए टच करते हैं। इसके अलावा शार्प, डल, टेम्परेचर, हॉट, कोल्ड, ये सारी चीज़ें उस पर आप क्या करते हैं? टच करते हैं, इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि पेशेंट को जो है फ़ील होता है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारे साथ मुख्तलिफ टेक्निक्स है जिसके ज़रिए हम पेशेंट के जो सेंसरी मोटर फंक्शन है उसकी हम क्या करते हैं? असेसमेंट करते हैं कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। इसके बाद हमारे साथ क्रेनियल नर्व नंबर 6 है, जिसको हम एब्ड्यूसन नर्व कहते हैं, ठीक है। एब्ड्यूसन नर्व, एब्ड्यूसन नर्व में हम क्या करते हैं? कार्डिनल फील्ड ऑफ गेज, कार्डिनल फील्ड ऑफ गेज, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें भी हम मुख्तलिफ मूवमेंट जो है उसको हम चेक करते हैं, सही है। सर ये गेज इसे कह रहे हैं, जब हम आई साइड अपनी चेक करवाने के लिए जाते हैं ना डॉक्टर के पास, तो उन्होंने एक लाइट ऑन की होती है जिसमें वो मतलब के अल्फाज लिखे होते हैं, फिर वो कहते हैं आंख को इधर मूव करें, इधर करें, आपको इस लाइन में कितने वर्ड्स नजर आ रहे हैं, इसको कहते हैं फील्ड ऑफ गेज ना, हाँ बिल्कुल कार्डिनल। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। बिल्कुल इसी तरह से हम करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो क्रेनियल नर्व नंबर 7 है, जिसको हम फेशियल नर्व कहते हैं, देखिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि अगर आप इसको याद करें तो इंशाल्लाह आपका जो हेल्थ असेसमेंट पेपर होगा वो बहुत ज़्यादा इजी होगा। जैसे कि क्रेनियल नर्व नंबर 7 हमारे साथ कौन सा नर्व है? फेशियल नर्व है। क्रेनियल नर्व नंबर 6 हमारे साथ कौन सा नर्व होगा? एब्ड्यूसन नर्व होगा। इसी तरह से नंबर 5 हमारे साथ कौन सा होगा? ट्राइजेमिनल नर्व होगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने याद करना है। तो फेशियल नर्व में सबसे पहले हम मोटर फंक्शन को चेक करते हैं, ठीक है। मोटर फंक्शन में हम साइमेट्री को चेक करते हैं, मतलब फेस की जो साइमेट्री है उसको चेक करते हैं। आई अपनी पोजीशन पर, नोज़ अपनी पोजीशन पर, जो लिप्स है वो अपनी पोजीशन पर, ठीक है। जितने भी फेस में हमारे साथ चीज़ें आती हैं उन सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं, जैसे कि आईब्रो हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इसकी साइमेट्री हम चेक करते हैं। फिर इसी तरह से मसल कंट्रैक्शन को हम चेक करते हैं कि मसल जो है प्रॉपर तरीके से कंट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं। इसी तरह से फ्रॉन्स, रेज आईब्रोज, उनको हम कहते हैं कि आईब्रोज जो है रेज करे, अगर वो उसको रेज कर सकते हैं तो मतलब यह है कि मोटर फंक्शन नॉर्मल है। रिंकल, फोरहेड, फोरहेड उनको हम कहते हैं कि फोरहेड को आप क्या करें? रिंकल करें, मतलब उसको थोड़ा सा इस तरह करें कि आपकी फोरहेड पर वो लाइंस जो है नज़र आ जाए, जैसे कि हम अक्सर परेशानी में अपने हमारे फोरहेड पर जो 12 बजे होते हैं, ठीक है, मतलब लाइन वगैरह नज़र आ रहे होते हैं, तो उसको रिंकल फोरहेड कहते हैं।
क्लोज आइज अगेंस्ट रेजिस्टेंस, फिर आप उनको उनकी आंखों पर दो उंगलियों के ज़रिए क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, जैसे कि बच्चे की आंख को हम खोलते हैं ना दोनों उंगलियों के ज़रिए, इसी तरह से इसकी आंख को खोलने की कोशिश करते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि आप इसकी मुज़ाहमत करें, मतलब आप अपनी आंख को बंद रखने की कोशिश करें, हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे। सो अगर उसका जो है पूरा कंट्रोल हो अपने आइज़ पर, तो उसको हम खोलने में क्या होंगे, थोड़े से हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी होंगी, ठीक है। इसी तरह से हम उनको कहेंगे स्माइल करें, तो जब वो स्माइल करेंगे तो फेशियल मसल जो है वो क्या हो जाएंगे, कंट्रैक्ट हो जाएंगे, और इसी तरह से उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से उनको हम कहेंगे शो टीथ, पर्स लिप्स, ठीक है। वेसल्स, मतलब वेसल्स किसे कहते हैं, सीटी बजाना। इसी तरह से पफ चीक अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट चीक को क्या करें, पफ करें, मतलब जैसे हम गुब्बारा फुलाते हैं ना, तो गुब्बारा को फुलाने के दौरान हमारे जो चीक है ये क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो इसको कहते हैं पफ। तो उसको कहते हैं कि आप अपनी चीख को पफ करें और हम उस पर क्या कर रहे होते हैं, कंप्रेशन कर रहे होते हैं। तो इसके थ्रू जो है हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो फेशियल, जी जी, पर स्लिप, पर स्लिप से मुराद ये है कि अब मैं इसका क्या अब आपको बताऊं, पर स्लिप्स तो बहुत सिंपल है। करके सांस लेना, हाँ, मतलब क्या, सांस लेना, सर होंठ को बंद कर देते हैं ना, बाज लोग मुंह खोल के सांस लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बंद करके नाक के जरिए जो सांस लेते हैं सही उसको सही सही सही, तो इसको पर स्लिप्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एबनॉर्मल फाइंडिंग में आपको क्या मिलेगा जब आप पेशेंट की क्या करते हैं, फेशियल नर्व को चेक करते हैं, तो एबनॉर्मल फाइंडिंग में आपको बिल पल्सी भी नज़र आ सकती है। पल्सी से क्या मुराद है, पल्सी में पल्सी से मुराद ये है कि जो फेस की वन साइड होती है, ठीक है, वो क्या होती है, क्या ऐसे मिसाल के तौर पर जैसे कि लोगों पर जब फालिज आ जाती है, ठीक है, तो फालिज की वजह से उनका फेस का जो एक साइड है वो नीचे की तरफ आ जाता है, या फेस का जो शेप, जी जी, फेस की शेप जो है वो एक साइड से नॉर्मल हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, तो इसको सर बेल, जिसको लकवा कहते हैं, हाँ जी, बिल पल्सी इसको कहते हैं। एबनॉर्मल फाइंडिंग में आपको इस तरह से नज़र आएगी फेस। इसके अलावा जो फेस की सेंसरी फंक्शन है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट विद आई क्लोज, ठीक है, मतलब उनकी आंखें बंद करके उनको आप मुख्तलिफ जायके चखवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये किस तरह की टेस्ट है, स्वीट है, सोर है, बेटर है, या साल्टी है, ठीक है, नमकीन है। तो मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं उनसे हम क्या करते हैं, उनसे चेक करवाते हैं, सही है। तो एबनॉर्मल फाइंडिंग में अगर मिसाल के तौर पर एक पेशेंट जो है वो मुख्तलिफ टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में नाकाम हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम एग्यूसिया कहते हैं। एग्यूसिया मतलब लॉस ऑफ टेस्ट, जिसमें आप किसी भी किस्म की जो टेस्ट है उसको फील नहीं कर पाते कि मैं स्वीट कर रहा हूँ या खट्टा कर रहा हूँ या फीका कर रहा हूँ या नमकीन कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से डिमिन्यूशन ऑफ टेस्ट मतलब हाइपोग्यूसिया, हाइपोग्यूसिया से मुराद ये है जिसमें आप मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, स्पाइसी फूड होती है, बहुत ज़्यादा उसमें मिर्ची होती है, लेकिन वो आपको इंतहाई कम जो है फील हो रही होती है, लोग जो है उसको नहीं खा पाते, लेकिन आप उसको बिल्कुल नॉर्मली खा रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि आपके जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसकी फंक्शन क्या हुई होती है, डिक्रीज हुई होती है, जिसकी वजह से आप बहुत भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ स्वीट हो या नमकीन हो या बहुत ज़्यादा वो क्या हो, स्पाइसी हो, तो वो आपको कम फील होती है उसकी टेस्ट। तो इसको कहते हैं हाइपोमीन लो, ग्यूसामीन सेंसेशन ऑफ टेस्ट, जिसमें आपकी जो सेंसेशन ऑफ टेस्ट है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, फिर इसके बाद आपके पास आता है क्रेनियल नर्व नंबर 8 जो है, इसको डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ
क्रेनियल नर्व नंबर 8 कौन सा है? एकॉस्टिक नर्व है, ठीक है। एकॉस्टिक नर्व ये हमारे साथ वो नर्व है जिसके थ्रू हम अपने जो ईयर फंक्शन है, अपने कानों की जो फंक्शन है, उसको हम क्या करते हैं? एसेस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कोक्लियर डिवीजन में हम क्या करते हैं? वेबर टेस्ट करते हैं, रेनी टेस्ट करते हैं। वेबर टेस्ट क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबर टेस्ट के डायग्राम के थ्रू। वेबर टेस्ट और रेनी टेस्ट में हम क्या करते हैं? ट्यूनिंग फोर्क को यूज़ करते हैं और ट्यूनिंग फोर्क के ज़रिए हम क्या करते हैं? वेबर टेस्ट जो है हम यहाँ पर इस डायग्राम में अगर आप देखें तो बिल्कुल सर के दरमियान में हम वेबर टेस्ट जो वेबर होता है, ट्यूनिंग फोर्क होता है, ठीक है, तो उसका जो हमारे साथ पिछला एरिया होता है, ठीक है, नीचे वाला ये वाला, तो इसको हम क्या करते हैं? सर पर रखते हैं और इसके थ्रू जो है एक ख़ास तरह की वाइब्रेशन जो है वो फील होती है। तो अगर वाइब्रेशन जो है सर के दोनों तरफ फील हो रही हो तो इसका मतलब ये है कि दोनों ईयर जो है वो फंक्शनेबल है, दोनों ईयर जो है वो फंक्शन कर रहे हैं। अगर एक साइड पर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील हो रही है और दूसरी साइड पर वाइब्रेशन फील नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि वो साइड जहाँ वाइब्रेशन फील नहीं हो रही, तो उस साइड का जो ईयर है वो फंक्शनलेस है, उसके फंक्शन जो है क्या है? एबनॉर्मल है। इसको हम वेबर टेस्ट कहते हैं। जबकि रेनी टेस्ट में हम क्या करते हैं? ट्यूनिंग फोर्क को हम कान के पीछे जो बोन होता है उसको हम क्या करते हैं? उस बोन के साथ इसको हम क्या करते हैं? ट्यूनिंग फोर्क को टच करते हैं और इसके थ्रू हम क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं कान के जो मेम्ब्रेन होते हैं। सो अगर पेशेंट को सही तरीके से वाइब्रेशन फील हो रही हो, ठीक है, वो उसको सेंस कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि उनके जो ईयर फंक्शन क्या है वो नॉर्मल है। इसी तरह से वेस्टिब्यूलर जो डिवीजन है इसमें हम क्या करते हैं? इसमें एसेस फॉर वर्टिगो। वर्टिगो के लिए हम क्या करते हैं? असेसमेंट करते हैं। वर्टिगो से क्या मुराद है? वर्टिगो ये वो कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट के कानों में जो है बजिंग हो रही होती है, मतलब रिंगिंग लाइक साउंड जो है वो फील हो रही होती है। अक्सर औकात आप लोगों ने भी उसको फील किया होगा कि हमारे कानों में जो है अजीब तरह की आवाज़ जो है वो फील हो रही होती है, रिंगिंग आवाज़ जो है वो फील हो रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से सर जो है हमारा बहुत ज़्यादा चकरा जाता है, ठीक है। तो वर्टिगो के लिए हम क्या करते हैं? वेस्टिब्यूलर डिवीजन को हम क्या करते हैं? एसेस करते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये जो स्लाइड्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये इससे जो है लाजमी तौर पर आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ आते हैं और ये केएमयू के स्लाइड्स है, ठीक है। सो इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से देखना है, अच्छी तरीके से आप लोगों ने याद कर लेना है ताकि आपको एग्ज़ाम में फिर कोई मसला ना हो। अच्छा जी, इसके बाद फिर हमारे साथ जी जी सर वेस्टिब्यूल पार्ट कौन सा होता है? वेस्टिब्यूलर ये हमारे साथ हमारे ईयर मेम्ब्रेन, जब आप ईयर एनाटॉमी को देखते हैं, ठीक है, इनर ईयर को देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आपके पास क्या आता है? कोक्लियर मेम्ब्रेन आता है। कोक्लियर मेम्ब्रेन के बाद फिर हमारे साथ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए जो वाइब्रेशन है वो जाती है हमारे ब्रेन की तरफ, तो उसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो वेस्टिब्यूलर जो पार्ट है उसकी भी हम क्या करते हैं? असेसमेंट करते हैं। किस मकसद के लिए? वर्टिगो को आइडेंटिफाई करने के लिए कि पेशेंट को वर्टिगो तो नहीं होती। क्यों सर? अच्छा जी, इसके बाद हमारे साथ क्रेनियल नर्व नंबर 9 और 10 आता है। क्रेनियल नर्व नंबर 9 आपके पास ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है और 10 जो है ये आपके पास वेगस नर्व कहलाता है, ठीक है। सो ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस नर्व के ज़रिए हम क्या करते हैं? सॉफ्ट प्लेट ऑफ द माउथ, माउथ का जो सॉफ्ट प्लेट होता है, ठीक है, मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको हम असेस करते हैं। यूला मूवमेंट जो है, यूला किसे कहते हैं? इस दरमियान वाले जो हैंगिंग पार्ट होता है इसको यूला कहते हैं। इसकी मूवमेंट को हम क्या करते हैं? एसेस करते हैं।
इसके साथ साथ गेग रिफ्लेक्स को हम क्या करते हैं, एसेस करते हैं, मतलब पेशेंट के मुंह में कोई चीज़ देकर या उंगली जो है वो इसके जो यूला है यहाँ तक पहुँचाते हैं, जिससे पेशेंट को जो है गेग्स फील होते हैं, ठीक है, गेग्स रिफ्लेक्स आते हैं। तो अगर पेशेंट को गेग्स रिफ्लेक्स आते हैं तो ये एक नॉर्मल साइन है, अगर नहीं आते तो ये फिर एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। इसी तरह से क्वालिटी ऑफ स्पीच को हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ स्पीच है उसको हम चेक करते हैं कि किस तरीके से, किस टोन में, किस फ्रीक्वेंसी के साथ ये अल्फाज की अदायगी कर रहा है, इसको समझना आसान है या मुश्किल है, इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर है या नहीं। तो क्वालिटी ऑफ स्पीच को हम चेक करते हैं। एबिलिटी टू स्वालो वाटर, पानी को किस तरह से ये निगलते हैं, ठीक है, पानी को निगलने की काबिलियत है या नहीं, ठीक है। अक्सर औकात कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हाइड्रोफोबिया होता है, ठीक है, मतलब पानी से उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा खौफ होता है। सो अगर वो पानी को देखे भी तो उनको बहुत ज़्यादा खौफ आता है, वो पानी को नहीं पी सकते, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, पानी पिलाते हैं कि पानी ये पी सकते हैं या नहीं। टेस्ट ऑन पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, इसी तरह से टंग के जो टेस्ट बर्ड्स है उसकी हम असेसमेंट करते हैं कि टेस्ट, मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेस्ट है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं। तो ग्लासोफेरेंजियल और जो वेगस नर्व है इसके थ्रू हम ये चीज़ें चेक करते हैं। इसके बाद आपके पास आता है सेकेंड लास्ट नर्व, ठीक है, क्रेनियल नर्व, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल एक्सेसरी कहते हैं, जो कि क्रेनियल नर्व 11 है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मसल, निक ऑफ द मसल, निक के जो मसल्स है, ठीक है, आपके गर्दन के जो मसल्स है उसकी हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। इसके साथ साथ एसेस स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स अगेन रेजिस्टेंस ऑफ द नेक, मतलब यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें नर्स क्या कर रही है, पेशेंट की फेस पर हाथ रख के उसको जो है इस साइड की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, जबकि पेशेंट को कहा है कि आप जो है इस साइड पर जो है फेस को मूव करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसके ज़रिए जो है वो नेक की जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, मसल्स की जो स्ट्रेंथ है, कुव्वत है, उसको असेस करती है कि पेशेंट जो है इसको कर सकती है या नहीं। इसके अलावा असेस स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स अगेन रेजिस्टेंस फॉर शोल्डर, शोल्डर के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है उसको चेक करने के लिए, शोल्डर के फंक्शंस को जानने के लिए क्या करते हैं, नर्स क्या करती है, पेशेंट के शोल्डर्स पर हाथ रखती है, ठीक है, दोनों हाथ, और पेशेंट के शोल्डर्स को नीचे की तरफ दबाती है, जबकि पेशेंट को कहते हैं कि आप इसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करें अपने शोल्डर्स की तरफ, शोल्डर्स के ज़रिए। तो इसके ज़रिए शोल्डर के जो मसल्स है उसके फंक्शंस को क्या किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके। इसके बाद फिर हमारे साथ जो लास्ट क्रेनियल नर्व आता है, जो कि क्रेनियल नंबर 12 है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लोसल नर्व कहते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए हम टंग की जो मूवमेंट है उसको एसेस करते हैं। टंग डिप्रेसर को यूज़ करते हुए टंग की मूवमेंट की हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। इसके साथ साथ एबिलिटी टू से ला ला ला, मतलब ला 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 की जो एबिलिटी है उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। पेशेंट को कहते हैं कि ये अल्फाज बोल रहे, ला ला ला, आया ये अल्फाज बोल सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो हाइपोग्लोसियल नर्व जो है इसके थ्रू हम टंग की जो मूवमेंट है उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो ये आपके पास 12 क्रेनियल नर्व थे, जो कि इसके जो डिफरेंट फंक्शन है, इसकी जो अबनॉर्मलिटीज़ है वो मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मोटर असेसमेंट की तरफ। सर इतना काफी नहीं। मोटर असेसमेंट में हम क्या करते हैं, मोटर असेसमेंट में हम मसल साइज चेक करते हैं, मसल टोन चेक करते हैं, मसल की जो स्ट्रेंथ है उसको चेक करते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को हम चेक करते हैं, इसी तरह से प्रीडेटर ड्रिफ्ट्स, इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।
अच्छा जी, प्रोनेटर ड्रिफ्ट, प्रोनेटर ड्रिफ्ट किसे कहते हैं, यहाँ पर अब इसको हम डिस्कस करेंगे। हैव द पेशेंट एक्सटेंड द आर्म आउट इन फ्रंट विद palms अप फॉर 20 सेकेंड, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस डायग्राम में ये आपके पास जो येलो शर्ट में फीमेल है, तो ये क्या है, पेशेंट है। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने अपने हाथों को बिल्कुल सीधा किया हुआ है और अपनी जो हथेलियाँ है इसको ऊपर की तरफ किया हुआ है, ठीक है, मतलब सुपाइन पोजीशन में इसको किया हुआ है। डॉक्टर इसे क्या कह रहे हैं, डॉक्टर इसे कह रहे हैं कि आपने अपने हाथों को इस तरह से 20 सेकंड्स के लिए बिल्कुल सीधे रखने हैं। सो ऑब्जर्व फॉर डाउनवर्ड ड्रिफ्टिंग ऑफ एन आर्म। सो आपने देखना है कि इस 20 सेकंड के दौरान पेशेंट के हाथ नीचे की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। सो देयर शुड बी नो डाउनवर्ड ड्रिफ्टिंग ऑफ एन आर्म। सो नॉर्मली ऐसा होता है कि 20 सेकंड के दौरान पेशेंट के जो हैंड्स है वो बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े होते हैं, जैसे कि इनको कहा गया होता है। एबनॉर्मल कंडीशन में पेशेंट के जो हाथ है वो 20 सेकंड्स के अंदर अंदर नीचे आ जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इनकी जो मसल है वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, फटीग का शिकार हो जाते हैं। सेरेब्रल फंक्शंस, कोऑर्डिनेशन, स्टेशन एंड गेट्स। सेरेब्रल फंक्शंस में हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशंस को चेक करते हैं कि पेशेंट जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन पूरी जो बॉडी पार्ट्स है उसको कोऑर्डिनेटली मूव कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। स्टेशन, गेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। सो कोऑर्डिनेशन में पहले नंबर पर आपके पास क्या आता है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू सिट फेसिंग यू विद आइज ओपन एंड आर्म्स आउटस्ट्रेच, ठीक है। आपने अपने पेशेंट को कहना है कि मेरे बिल्कुल सामने जो है बैठ जाए, जिसमें आपने अपने आंखों को खुले रखना है और अपने हाथों को जो है बाहर की तरफ आपने निकालना है, बिल्कुल सीधा, ठीक है, आउटस्ट्रेच। इसी तरह से आस्क द पेशेंट टू फर्स्ट टच द इंडेक्स फिंगर टू द नोज। आपने अपने पेशेंट को कहना है कि अपनी जो मसवाक उंगली है इसके थ्रू आपने अपने नोज को क्या करना है, टच कर लेना है। देन टू अल्टरनेट रिपीटली विद द इंडेक्स फिंगर ऑफ द ऑपोजिट हैंड, और फिर आपने दूसरे हाथ के जरिए भी इसी तरह से करना है। सो वन बाय वन आपने क्या करना है, बार बार दोनों हाथों के जो मसवाक फिंगर है इसके जरिए आपने अपने नोज को टच करना है। फिर क्या करना है, विद द पेशेंट आई क्लोज, फिर आपने क्या करना है, पेशेंट को कहना है कि अपनी आंखों को बंद करें। हैव द पेशेंट कंटिन्यू, और फिर आपने उन्हें कहना है कि इसी मेथड को दोबारा रिपीट करते जाए, मतलब आंख के बंद किए हुए आपने दोनों हाथों की जो मसवाक फिंगर है इसके ज़रिए आपने अपने नोज़ को क्या करना है, टच करना है, ठीक है। विद द पेशेंट आई ओपन आस्क द पेशेंट टू रिपीट द सेम, फिर उनको आपने कहना है, ठीक है, कि अपनी आंखें खोले और फिर इसको दोबारा से रिपीट करें जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इसको हम क्यों करते हैं, इसका अब हम यहाँ पर मालूम करेंगे कि इसके पीछे क्या वजह होती है, ठीक है। इसके पीछे तो बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो कोऑर्डिनेशन एंड फाइन मोटर स्किल्स, रैपिड rhythmic alternative movement, have seated person alternately pronate and supinate hands, patting knees and gradually increasing speed, ठीक है। इसमें क्या होता है, रैपिड रिदमिक अल्टरनेटिव मूवमेंट से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि आपने अपने पेशेंट को बैठा देना है, ठीक है। हैव सीटेड पर्सन मतलब जो बैठा हुआ पेशेंट होता है उसे आपने कहना है कि अपने हाथों को आपने सुपाइन और आपने उसको सुपाइन, उसकी सुपनेशन और प्रोनेशन करनी है, मतलब उल्टे सीधे आपने इसको करने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ पेटिंग नीज एंड ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्पीड, मतलब जैसे कि हम नमाज के लिए बैठते हैं ना अत्तहियात में, तो उसी तरह से आपने बैठकर अपने हाथों को कभी सुपाइन करना है, कभी प्रोनेट करना है, ठीक है। इसकी कभी हथेली को ऊपर की तरफ करना है, सीधा करना है, कभी उसको नीचे की तरफ करना है, और इसकी रफ्तार को आपने बढ़ाना है। हैव पर्सन टच थंब
to each finger on the same hand sequentially from index to little finger and bake gradually increasing speed। फिर आपने अपने पेशेंट को कहना है कि आपने अपने हाथ के जो फिंगर्स है मतलब थंब फिंगर से जो है आपने क्या करना है, शुरू करना है, और जो सबसे छोटी फिंगर है ना उस तक आपने क्या करना है, एक एक फिंगर को आपने दूसरे हाथ के फिंगर्स के ज़रिए टच करना है। जैसे कि थंब हो गई, फिर मसवाक फिंगर, फिर मिडल फिंगर, फिर फोर्थ नंबर फिंगर, और सबसे हमारे साथ लास्ट में जो छोटी फिंगर होती है उसको। तो इस तरह से सीक्वेंटली उसको आपने टच करना है, फिर दोबारा से ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ आना है। फिर क्या करना है, पर्सन शुड बी एबल टू डू दीज मूवमेंट स्मूथली मेंटेनिंग रिदम विद इंक्रीजिंग स्पीड। सो जो नॉर्मल लोग होते हैं, ठीक है, तो वो इसको बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं, इसमें जो है उनको कोई मसला नहीं होता। जबकि जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो कि एबनॉर्मल लोग होते हैं, तो उनकी जो रफ्तार है वो भी स्लो होती है। इसी तरह से स्टिफनेस उसमें नज़र आ रही होती है, ठीक है, मतलब बार बार जो है रुकते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, रिदम के साथ वो नहीं कर रहे होते हैं, और साथ में वो उनके हाथ जो है वो हिल रहे होते हैं, जर की मूवमेंट जो है वो कर रहे होते हैं। तो इसको करने का जो बेसिक पर्पस होता है वो यही होता है कि पेशेंट की जो कोऑर्डिनेशन है इसको हम चेक करें कि पेशेंट की जो फोकस है, ठीक है, वो कैसी है, फोकस के साथ साथ उनकी जो मोटर फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है ना या नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम इससे ये काम करवाते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है? कोऑर्डिनेशन एंड फाइन मोटर, इसके साथ साथ एक्यूरेसी ऑफ द मोटर, मोटर की जो एक्यूरेसी है इसको भी हमने चेक करनी है। सो फिंगर टू फिंगर टेस्ट विद पर्सन आइज ओपन मूवमेंट शुड बी रैपिड स्मूथ एंड एक्यूरेट। फिंगर टू फिंगर टेस्ट, फिंगर टू फिंगर टेस्ट में क्या होता है इसको आगे देखते हैं। फिंगर टू नोज टेस्ट, फिंगर टू फिंगर टेस्ट से मुराद ये है कि जैसे कि अक्सर औकात हम करते हैं, एक फिंगर दूसरे फिंगर के ऊपर रखते हैं और बिल्कुल जैसे कि हम मूवमेंट करते हैं ना, चलते हैं, तो उसी तरह से हम अपने फिंगर्स को एक दूसरे के ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम स्टेप्स लेते हैं ना उसी तरह से। तो इसको हम देखते हैं, ठीक है, और पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि प्रॉपर तरीके से स्मूथली कर रहे हैं या नहीं, कर सकते हैं या नहीं। इसके साथ साथ फिंगर टू नोज टेस्ट में हम क्या करते हैं, पेशेंट की आंखों को बंद करके पेशेंट को कहते हैं कि आपने अपने फिंगर्स के ज़रिए अपने नोज़ को टच करना है। तो इसके ज़रिए हम ये देखते हैं कि पेशेंट की जो कोऑर्डिनेशन है वो नॉर्मल है या नहीं, बग़ैर देखे वो अपनी नाक की तरफ हाथों को या फिंगर को बग़ैर किसी मिस्टेक के वो उसको टच कर सकते हैं या नहीं। तो इसको करने का बेसिक पर्पस यही होता है कि पेशेंट की जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, उसको हम देखें। कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन से मुराद ये है कि थिंकिंग की जो सोचने समझने की जो सलाहियत है, फिर इसी तरह से हरकत करने की जो सलाहियतें हैं, ठीक है, ये दोनों मिलकर प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं या नहीं, तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। सही है। फिर heel to chin with person supine sitting or standing should move heel from knee up and down and the shine in a straight line without irregular deviation to the side, ठीक है। heel to shin, heel to shin आप किसे कहते हैं? with person supine। heel to shin का किसी को पता है कि ये क्या होता है? चलिए मैं भी इसको देख लेता हूँ फिर आपको बता दूंगा। ये मुख्तलिफ़ टेक्निक से इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसको आपने देख लेना है। फिर इसके बाद अच्छा जी, रोमबर्ग टेस्ट। रोमबर्ग टेस्ट जो है ये आपके पास पेपर्स अगर देखें तो उसमें भी रोमबर्ग टेस्ट के हवाले से एमसीक्यूज़ आए हुए हैं ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स में, तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होने चाहिए। ये जितने भी टेस्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये कोऑर्डिनेशन और जो फाइन मोटर स्किल्स है उसकी असेसमेंट के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। सो बैलेंस इक्विलिब्रियम, ठीक है। रोमबर्ग टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हैव पर्सन स्टैंड विद आर्म्स एट साइड एंड फीट टुगेदर, ठीक है। इसमें हम पेशेंट को खड़ा कर देते हैं, ठीक है, जिसमें उनके दोनों पाँव जो है बिल्कुल क्लोज हो और दोनों हाथ जो है वो साइड
बाय साइड हो, बिल्कुल सीधा जो है पेशेंट को हम खड़ा कर देते हैं। हैव पर्सन परफॉर्म इनिशियली विद आई ओपन एंड देन विद आई क्लोज। फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि अपनी आंखों को बंद करके, ठीक है, अपनी आंखों को बंद करके बिल्कुल सीधा खड़े हो जाए। स्टैंड क्लोज टू प्रिवेंट फॉल, ठीक है। इसी तरह से आपने बिल्कुल अपनी आंखों को बंद रखना है और बिल्कुल सीधा रहना है और अपने आप को गिरने से बचाना है। सो पर्सन शुड मेंटेन पोजीशन विद आई ओपन और क्लोज फॉर 20 सेकेंड विद ओनली मिनिमल स्विंग, ठीक है, मिनिमल स्विंग। मतलब यह है कि जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं तो वो 20 सेकेंड्स तक आंखें खुले या आंखें बंद किए हुए क्या कर सकते हैं, अपने जो पोजीशन है उसको मेंटेन रख सकते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हो सकते हैं। इफ़ द रोमबर्ग इज़ पॉजिटिव, अगर रोमबर्ग टेस्ट जो है ये हमारे साथ पॉजिटिव हो। अच्छा जी, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के जो फंक्शन है उसको चेक करने के लिए हील टू चिन टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच जिसने भी ये किए। अच्छा जी, रोमबर्ग टेस्ट अगर आपके पास पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या है, देयर इज सिग्निफिकेंट सेविंग और द पर्सन हैज़ टू टेक स्टेप टू मेंटेन और रिगेन बैलेंस, डू नॉट डू अदर टेस्ट ऑफ बैलेंस। अगर रोमबर्ग टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो पेशेंट जिसको आपने कहा था कि अपनी आंखों को बंद करके, ठीक है, 20 सेकेंड के लिए बंद करके बिल्कुल सीधे खड़ा होना है या बिल्कुल आपने क्या करना है, एक दफ़ा स्विंग होकर मतलब घूम करके खड़ा होना है, ठीक है। तो वो क्या हो जाते हैं, वो खड़े नहीं हो पाते 20 सेकंड के लिए। तो इस वजह से आपके पास जो रोमबर्ग टेस्ट है वो क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट की जो बैलेंस सिस्टम है इसमें थोड़ी सी क्या है, एबनॉर्मेलिटी है। सर वो हील वाला क्या बताया, क्या आंसर था उसका? बैलेंस इक्विलिब्रियम में फिर हमारे साथ आगे क्या है, कहते हैं कि हैव पर्सन स्टैंड विद फीट स्लाइटली अपार्ट। फिर हमने ऐसा करना है कि अपने पेशेंट को कहना है कि आप खड़े हो जाए लेकिन अपने पाँव को थोड़ा खोल दे, ठीक है, मतलब थोड़े से अपने पाँव को जो है थोड़ा सा खोल दे, ठीक है। एग्जामिनर पुश शोल्डर्स विद एनफ एफर्ट टू थ्रू पर्सन ऑफ बैलेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो फिजिशियन होता है, जो एग्जामिनर होता है, तो वो पेशेंट को थोड़ा सा धक्का देते हैं, ठीक है, इस मकसद के लिए कि जो पेशेंट है उसकी जो बैलेंस है उसको हम थोड़ा सा क्या करें, डिस्टर्ब करें, ठीक है। सो धक्का देने के बाद अगर पेशेंट जो है वो जल्दी से अपने आप को क्या करता है, रिकवर करता है, जल्दी से अपने आप को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, अपने बैलेंस को मेंटेन रखता है, तो एबिलिटी टू बैलेंस ऑन वन फुट विद आई क्लोज। अच्छा जी, ये पहले वाली लाइन का तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि अपने पाँव को थोड़ा खोल के खड़ा हो जाए, जिसमें पेशेंट को डॉक्टर जो है थोड़ा सा धक्का देते हैं इनकी बैलेंस को ख़राब करने के लिए, और फिर देखते हैं कि पेशेंट अपनी जो बैलेंस है उसको जल्दी से मेंटेन कर सकता है या नहीं। दूसरा काम ये होता है डॉक्टर का कि वो क्या करते हैं, अपने पेशेंट को कहता है कि अपनी आंखें बंद करके आपने क्या करना है, कम से कम 5 सेकंड के लिए अपने एक पाँव पर खड़ा रहना है, ठीक है। अगर वो खड़े हो जाते हैं तो मतलब ये है कि वो अपने बैलेंस को मेंटेन रख सकते हैं। एबिलिटी टू हूप इन प्लेस ऑन वन फुट फॉर एटलीस्ट 5 सेकंड, 5 सेकंड के लिए वो एक फुट पर क्या हो, खड़े हो सकते हो। तो ये हमारे साथ क्या है, इसके ज़रिए हम पेशेंट की जो बैलेंस है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। रिफ्लेक्सेस, अच्छा जी, ये जो है हम इंशाल्लाह फिर कल कर लेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में फिर इसको भी हम ख़त्म कर लेंगे और इसके साथ साथ जो लास्ट यूनिट है उसको भी हम स्टार्ट कर लेंगे, हेल्थ असेसमेंट।